बर्फ से ढकी मॉस्को की सर्द रात, चारों तरफ सन्नाटा, बस हल्की सी हवा जो बर्फ के कणों को इधर उधर उड़ा रही थी। शहर की पुरानी इमारतें सफेद चादर में लिपटी हुई और उनके बीच एक सरकारी इमारत जिसकी ऊपरी मंजिल में रोशनी जल रही थी। बाहर से देखने पर यह कोई साधारण कमरा लगता था, लेकिन अंदर का माहौल उस रात इतिहास लिखने वाला था। लंबी लकड़ी की पॉलिश की हुई मेज के चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। रूस की तरफ से उनके अनुभवी रक्षा अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ, भारत की तरफ से वही चेहरे जो वर्षों से रक्षा साझेदारी की डोर थामे हुए हैं। वहां किसी मीडिया को बुलाने की इजाजत नहीं थी, कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस धीमी आवाज में चल रही बातचीत और टेबल पर रखी मोटी फाइलें। भारत और रूस का रिश्ता पुराना है। दशकों से हम एक दूसरे के भरोसेमंद साथी रहे हैं, चाहे वो MiG-21 हो, सुखोई 30 MKI हो या ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ दृढ़ हथियारों का नहीं था, यह भरोसे, तकनीकी साझेदारी और कूटनीतिक समर्थन का रिश्ता था। शीत युद्ध के दौर में भी जब दुनिया के कई देश अपने अपने खेमों में बांट चुके थे, भारत और रूस ने एक दूसरे को खास जगह दी। लेकिन इस रिश्ते ने कई बार चुनौतियां भी देखी हैं। एक वक्त था जब दोनों ने मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम शुरू किया। उस समय कहा जा रहा था कि यह विमान भारत की वायुसेना का भविष्य होगा, मगर 2018 में भारत ने यह परियोजना छोड़ दी। वजह साफ थी, तकनीकी पारदर्शिता की कमी, अपेक्षित परफॉर्मेंस न मिलना और लागत में बढ़ोतरी। उस फैसले के बाद कई लोगों ने माना कि भारत और रूस की फाइटर जेट साझेदारी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। लेकिन वक्त बदलता है और बदलते वक्त के साथ बदलती हैं जरूरतें। भारत की वायुसेना के पास आज 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 की है। पुराने MiG-21 अब रिटायर हो रहे हैं और आसमान में चीन के J-20 और पाकिस्तान के नए सौदों का साया बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के सामने सवाल है, क्या सिर्फ इंतजार करना सही होगा या तुरंत ऐसा कदम उठाना चाहिए जो आने वाले 20 से 30 सालों तक सुरक्षा की गारंटी दे सके? इसी पृष्ठभूमि में रूस ने अपने सबसे आधुनिक और स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E का प्रस्ताव रखा। यह सिर्फ कोई विमान नहीं है, यह रूस का गर्व है। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो रडार पर लगभग अदृश्य है, जिसकी गति मैक 2 के करीब है और जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों में माहिर है। इसमें लगे उन्नत सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हथियार क्षमता इसे दुनिया के सबसे घातक विमानों में शामिल करते हैं। लेकिन इस बार रूस ने कुछ अलग किया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ विमान नहीं देंगे, हम आपको इसका पूरा सोर्स कोड देंगे, तकनीकी अधिकार देंगे ताकि आप इसे अपने हिसाब से बदल सकें, अपना रडार, अपने हथियार, अपनी एवियोनिक्स सिस्टम फिट कर सकें। यह प्रस्ताव पश्चिमी देशों से लगभग असंभव है। अमेरिका का F-35 भले तकनीकी रूप से बेहतरीन हो, लेकिन उसका सोर्स कोड अमेरिका के बाहर किसी को नहीं मिलता। यूरोपीय जेट्स में भी यही स्थिति है। इसलिए जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो हलचल होना लाजमी था। एक तरफ ऐसे लोग थे जो इसे सुनकर उत्साहित थे, अगर हमें यह विमान अपने हिसाब से बदलने की छूट मिले तो हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता को बड़ा फायदा होगा। दूसरी तरफ संदेह करने वाले लोग भी थे। रूस का वादा कितना पक्का है? क्या यह विमान उतना ही अच्छा है जितना कहा जा रहा है? और क्या हम इसमें निवेश करके AMCA जैसी अपनी घरेलू परियोजना को पीछे धकेल देंगे? दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इन सवालों पर गहरी चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय, वायुसेना और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर में बैठकों का दौर शुरू हो गया। कुछ वरिष्ठ अधिकारी मानते थे कि AMCA के आने में अभी समय है और तब तक की कमी को Su-57E से पूरा किया जा सकता है। वहीं कुछ लोग चाहते थे कि हम अपनी परियोजनाओं में ही निवेश करें ताकि लंबे समय में बाहरी निर्भरता खत्म हो। इसी बीच रूस ने एयरो इंडिया 2025 में अपना दांव खेला। एयर शो में Su-57E का मॉडल और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया। मंच पर खड़े रूसी अधिकारियों ने इसे इंडिया स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, जिसमें भारतीय AESA रडार, अस्त्रा और रुद्रम जैसी मिसाइलों का इंटीग्रेशन संभव है। साथ ही उन्होंने एक डुअल पैकेज की पेशकश भी की,
Su-57E के साथ कुछ Su-35OM जेट्स, ताकि जल्दी डिलीवरी हो और ट्रेनिंग में आसानी हो। इस प्रस्ताव को लेकर मीडिया में भी चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ ने इसे गेम चेंजर कहा तो कुछ ने इसे डिप्लोमेटिक ट्रैप बताया, लेकिन असली खेल बंद कमरों में चल रहा था। मॉस्को और दिल्ली के बीच सीधे संपर्क, गुप्त बैठकों और छोटे छोटे संकेतों का खेल। उस सर्द मॉस्को की रात में, जब बाहर बर्फ गिर रही थी और कमरे के अंदर हल्की सी गर्माहट थी, टेबल पर रखे Su-57 के मॉडल पर सबकी नजरें टिकी थीं। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक फाइटर जेट का सौदा नहीं है। यह आने वाले दशकों की रक्षा रणनीति, तकनीकी ताकत और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दिशा तय करेगा। वसंत की हल्की ठंडक के साथ बेंगलुरु का आसमान उस दिन अलग ही चमक रहा था। हवाई अड्डे के पास स्थित येलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर भीड़ जमा थी। एरो इंडिया 2025 शुरू हो चुका था। हवा में जेट इंजनों की गर्जना और पब्लिक के मोबाइल कैमरों की क्लिक की आवाजें एक साथ मिलकर एक अजीब सी धुन बना रही थी। लेकिन शो के बीच एक स्टॉल ऐसा था जिसकी तरफ हर कोई खिंचता चला जा रहा था। रूस का Su-57E। एक कोने में काले रंग के पर्दे के पीछे से जैसे ही मॉडल अनावरण हुआ, कैमरों की फ्लैश एक साथ चमकी। चमकदार ग्रे काली पेंटिंग, तीखी धार वाली नाक और ऐसे एंगल में बने विंग्स की देखने वाला भी समझ जाए ये कोई साधारण जेट नहीं। रूसी प्रतिनिधि मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें पता हो कि उनका दांव काम कर रहा है। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है। एक रूसी अधिकारी ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, यह आपके आसमान की ढाल है और हम इसे आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने स्लाइड शो में दिखाना शुरू किया। रडार पर इसकी लो ऑब्जर्वेबल फाइल, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की कॉम्बैट रेंज, मैक 2 के आसपास की स्पीड और हवा से जमीन दोनों मिशनों में इसकी क्षमता। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने वही पेशकश दोहराई जो मॉस्को में शुरू हुई थी। पूरी तकनीकी पारदर्शिता, आपको पूरा सोर्स कोड मिलेगा, मिशन कंप्यूटर तक एक्सेस, और हम तैयार हैं इसे भारत के अपने हथियारों, अपने रडार और अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। भीड़ में खड़े कुछ भारतीय वायुसेना के अधिकारी ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरों पर उत्सुकता भी थी और हल्की सी सावधानी भी, क्योंकि वे जानते थे कागज पर लिखी बातें और रनवे पर उड़ते वक्त की हकीकत में अक्सर फर्क होता है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों के लिए यह ऑफर असाधारण था। अमेरिका कभी अपने F-30 का सोर्स कोड नहीं देगा। यूरोपीय देश भी अपने टाइफून या राफेल के सॉफ्टवेयर में ऐसी छूट नहीं देते। रूस का यह कदम न सिर्फ तकनीकी बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक ट्रस्ट जेस्चर था, एक संकेत कि वे भारत को महज ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार मानते हैं। एरो इंडिया के उसी दिन मीडिया गलियारों में खबर फैली कि रूस डुअल पैकेज भी ऑफर कर रहा है, Su-57E के साथ Su-35M। कारण साफ था, Su-33M की डिलीवरी जल्दी हो सकती है और उसके कॉकपिट, सिस्टम, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल Su-33M के आई से मिलते जुलते हैं, जिनका भारत पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है। इससे पायलट ट्रेनिंग तेज होगी और लॉजिस्टिक लागत भी कम आएगी। लेकिन दिल्ली में माहौल उतना सीधा नहीं था। एक तरफ एयरफोर्स चाहती थी कि MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 114 फाइटर खरीदे जाएंगे, जिसमें Su-30E एक विकल्प हो सकता है। दूसरी तरफ DRDO और AD एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी चाहती थी कि पूरा ध्यान AMCA पर रहे, ताकि 8 से 10 साल में भारत का अपना 5वीं जनरेशन फाइटर आसमान में हो। इसी बहस के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे। आधिकारिक बयान में यह यात्रा कई मुद्दों पर थी, ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, लेकिन असल में बंद दरवाजों के पीछे Su-57 की चर्चा गहराई में जा रही थी। रूसी पक्ष ने फिर से वही वादा दोहराया, सोर्स कोड, तकनीकी अधिकार और लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी। उन बैठकों का माहौल अलग था। न कोई कैमरा, न प्रेस, सिर्फ बड़े नक्शे, कॉफी के कप और दो देशों की रक्षा रणनीति के बीच बहस। रूसी अधिकारी बताते, देखिए,
F-35 आपको सिर्फ उड़ाने देगा, उसमें बदलाव करने नहीं। हमारे साथ आप उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हम आपको केवल एक विमान नहीं बल्कि उसका दिमाग दे रहे हैं। भारतीय अधिकारी जवाब देते, यह सब ठीक है, लेकिन हमें भरोसा चाहिए कि इंजन, सेंसर और स्टील्थ परफॉर्मेंस युद्ध स्तर पर सही निकले, और हम चाहते हैं कि इसमें हमारा AESA रडार और हथियार हों। इस पर रूसी टीम थोड़ी चुप हो जाती, क्योंकि यह उनकी टेक्नोलॉजी पर सीधा सवाल था। इस पूरी कहानी में एक और परत थी, जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका भारत को F-टैंक्स ऑफर करने में झिझक रहा था, क्योंकि इससे पाकिस्तान या कुछ अन्य देशों के साथ तनाव बढ़ सकता था। यूरोपीय विकल्प महंगे थे और टेक ट्रांसफर में सीमित। रूस, जो पहले से ही भारत को S-400 दे चुका था, इस मौके को हथियाना चाहता था। एक तरह से यह एक ट्रस्ट टेस्ट था और भारत उसका केंद्र बिंदु। एरो इंडिया के बाद से माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर भारत ने यह सौदा कर लिया तो आने वाले 20 सालों के लिए वायुसेना के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसे समय समय पर अपग्रेड किया जा सकता है। कुछ का मानना था कि यह कदम AMCA को धीमा कर देगा और बाहरी निर्भरता बढ़ा देगा। दिल्ली की गलियों में बैठे पत्रकार, टीवी स्टूडियो में बैठे रक्षा विश्लेषक और यहां तक कि पायलटों के बीच भी यही सवाल घूम रहा था, क्या भारत को यह दांव खेलना चाहिए? लेकिन मॉस्को में उन मीटिंग रूम्स में जवाब सिर्फ तकनीक या पैसे से तय नहीं हो रहा था। वहां यह भी देखा जा रहा था कि आने वाले दशकों में भारत और रूस का रिश्ता किस दिशा में जाएगा। यह सौदा एक तरह से उस रिश्ते की अगली परीक्षा थी। शायद यही वजह थी कि उस सर्द शाम जब बैठक खत्म हुई और लोग बाहर निकले, तो किसी ने खुलकर यह नहीं कहा कि सौदा पक्का है या नहीं, लेकिन सब जानते थे खेल अभी जारी है और अगला कदम उतना ही बड़ा होगा जितना यह रास्ता आए। यह प्रस्ताव गिना